बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्री कॉलम कैश बुक को। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को। लेकिन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को लाजमी तौर पर नॉलेज होना चाहिए थ्री कॉलम कैश बुक का। अगर थ्री कॉलम कैश बुक का जिसमें हमने डिस्कस किया था कैश और बैंक को, अगर आपको उसका नॉलेज है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना। सिंपली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से मुराद एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका ताल्लुक कैश बुक के साथ और पासबुक के साथ यानी कि बैंक स्टेटमेंट के साथ है। तो रिकन्सिलिएशन से मुराद बेसिकली है रिकनसाइल करना, मुवाजना करना, तो काबिल जायजा लेना, कंपैरिजन करना। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, हम जायजा लेते हैं टू स्टेटमेंट्स का। एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास होती है, जिसको हम कहते हैं कैश बुक है। जबकि जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ये ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे पास है, ये बुक हम खुद मेंटेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये कैश बुक है, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक बैंक के साथ है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो रिलेशन है हमारे पास कैश बुक में, जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो बैंक कॉलम है उसको यहाँ पे फोकस किया जाता है, इसको यहाँ पे देखा जाता है कि हमारी वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे ट्रांजेक्शन, जो जितनी भी अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई है, जितनी भी अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई है या जितनी भी अमाउंट हमने बैंक से विड्रॉ की है, निकलवाई है, तो हम जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का, उस बुक को हम कहते हैं वो हमारे पास कैश बुक है। इसी तरह से जितनी अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई तो बैंक वाले भी हमारे लिए उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बैंक वाले जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको हम कहते हैं पासबुक। बैंक जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कस्टमर का कि जितनी भी अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई है या जितनी भी अमाउंट हमने बैंक से विड्रॉ की है, निकलवाई है, तो बैंक वाले भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो बैंक वाले जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हम बैंक वालों से उसकी कॉपी ले सकते हैं कि भाई हमने आपको जितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, जितनी अमाउंट हमने विड्रॉ की है, तो आप हमें उसका रिकॉर्ड दें। तो बैंक से जो रिकॉर्ड हासिल किया जाता है उसको कहा जाता है बैंक स्टेटमेंट। प्रीवियसली इसको कहा जाता था पासबुक, लेकिन आजकल इसको कहा जाता है ये बैंक स्टेटमेंट है। जैसे आपके सामने ये नजर आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस है, उसके बाद ये डिपॉजिट का कॉलम है, जितनी भी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक वाले उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये बेसिकली विड्रॉल्स डेबिट, जाके डिपॉजिट यहाँ पे है क्रेडिट, उसके बाद बैलेंस का कॉलम है डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। तो आप लोग देखें यहाँ पे विड्रॉल की साइड, जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में विड्रॉल लिखा हुआ है कि जितनी भी अमाउंट विड्रॉ की गई। लेकिन हम अपने पास कैश बुक में अगर देखें तो वहां पे डेबिट साइड से मुराद है कि जितनी भी अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई है। तो बेसिकली ये दोनों बुक्स, कैश बुक और पासबुक, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। हम जितनी भी अमाउंट अपने पास डिपॉजिट करवाएंगे बैंक वाले उसको अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड पे। हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, लेकिन बैंक वाले उसको रिकॉर्ड करेंगे पासबुक के अंदर या बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे। इसी तरह से जितनी भी अमाउंट हम बैंक से विड्रॉ करेंगे, निकलवाएंगे, तो हम कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। लेकिन बैंक में क्या होता है कि बैंक वाले उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। उसकी रीजन है, हम कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, इसलिए कि जब भी हम रकम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमारे लिए बिजनेस के लिए एसेट है, हमारे बैंक अकाउंट में इंक्रीज होगा। एसेट अगर इंक्रीज हो तो हम उसको करते हैं डेबिट। इसी तरह से जब हम बैंक से रकम विड्रॉ करते हैं, निकलवाते हैं, तो हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाता है। एसेट की वैल्यू में अगर कमी आए तो हम अकॉर्डिंग टू रूल उसको करते हैं क्रेडिट। बैंक हमारे लिए एसेट है, इसलिए हम अपने पास कैश में इसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर डिपॉजिट करवाएं तो डेबिट साइड पे, अगर हम विड्रॉ करें तो क्रेडिट साइड पे। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जब हम खुद को अगर बैंकर समझें, तो अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है रकम डिपॉजिट करवाने के लिए, तो वो रकम ऑब्वियसली हमारी नहीं, तो हमारे पास लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो इसलिए जैसे ही कोई कस्टमर बैंक में रकम डिपॉजिट करवाता है तो बैंक की लायबिलिटी में इंक्रीज होता है। बैंक की लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हो तो उसको वो करते हैं क्रेडिट, इसलिए उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से जब रकम बैंक से विड्रॉ की जाती है, निकलवाई जाती है, तो बैंक की लायबिलिटी डिक्रीज होती है। लायबिलिटी कम होने की वजह से बैंक वाले उसको करते हैं डेबिट, इसलिए यहाँ पे विड्रॉल्स को डेबिट साइड लिखा गया है, जबकि जो डिपॉजिट्स हैं बैंक ने उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किए। ये दोनों बुक्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कैश बुक में जो डेबिट होगा बैंक वाले उसी को करेंगे क्रेडिट, और कैश बुक में जो करेंगे क्रेडिट बैंक वाले उसको करेंगे डेबिट। ओके, यहाँ तक तो हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली जो रकम भी हम डिपॉजिट करवाएंगे या जो रकम भी विड्रॉ करेंगे,
तो दोनों जगह पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बैंक से उसकी स्टेटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद जब हम स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं बिजनेस, तो फिर हम उसको कंपेयर करते हैं अपने पास, हमारे पास जो कैश बुक है और हमने जो स्टेटमेंट बैंक से ली है, दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों का मुआवजा किया जाता है। अगर तो दोनों का जो बैलेंस है वो एक जैसा है, दोनों के बैलेंस में कोई फर्क नहीं है, अगर तो दोनों का बैलेंस एक जैसा है, दोनों के बैलेंस में कोई फर्क नहीं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन आम तौर पर ऐसे नहीं होता। यूजली कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होता है, फर्क पाया जाता है। इस फर्क की बहुत सी वजूहात हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, एक हमारे सामने कैश बुक है, जबकि दूसरी साइड पे देखें तो पासबुक। पासबुक या इसको कहा जाता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक में लिख भी देता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट कहलाती है। पासबुक या इसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास 1 जनवरी में बैलेंस मौजूद है और हमारे पास जो बैलेंस है वो है 1 लाख। यहाँ पे कैश बुक से मुराद जस्ट बैंक का कॉलम है। जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कैश बुक से मुराद जस्ट उसका बैंक अकाउंट होता है। ये बैंक अकाउंट जस्ट ओनली, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये हमारा बैंक का बैलेंस शो हो रहा है 1 लाख। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होगा हम फर्ज करते हैं वो सेम है, वो भी इसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर, वो भी 1 लाख है। तो यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि हमने एक चेक इशू किया मिस्टर अकबर को, और फर्ज किया 15 जनवरी को इशू किया है। मिस्टर अकबर को हमने चेक इशू किया। जब चेक इशू करेंगे तो हमारे पास बैंक कॉलम, जब हम चेक इशू करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो कैश बुक है वो डिक्रीज होगी। फर्ज किया 20,000 का हमने मिस्टर अकबर को चेक इशू किया और हम स्टेटमेंट लिखते हैं चेक इशू टू अकबर रुपीज 20,000 कि हमने मिस्टर अकबर को चेक इशू किया, हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर मिस्टर अकबर जिसको चेक इशू किया गया है वो अगर बैंक के पास नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है बैंक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि हमने चेक वगैरह इशू किया हुआ है, तो बैंक के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर मिस्टर अकबर को चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, कि हमने मिस्टर अकबर को चेक इशू किया, अपने पास हमने कैश बुक में उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, लेकिन मिस्टर अकबर बैंक में पेश ही नहीं हुआ, उस चेक को विड्रॉ करने के लिए, निकलवाने के लिए बैंक के पास गया ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर बैलेंस किया जाए तो फिर फर्क आएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर बैलेंस किया जाए कैश बुक का तो बचेगा 80,000, लेकिन यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे शो करेगी कि 1 लाख है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कैश बुक हमारे पास जो बैलेंस है वो 80,000 है। तो उसकी रीजन क्या है, इस वजह से फर्क आया। तो बेसिकली उस वजह से फर्क आया कि मिस्टर अकबर को जो हमने चेक इशू किया था, तो इस पार्टी को जो हमने चेक इशू किया है हमने तो अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो इसी वजह से फर्क आ रहा है कि वो चेक जो हमने मिस्टर अकबर को इशू किया था, हमारे पास तो उसका रिकॉर्ड है, लेकिन बैंक के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसकी रीजन ये है कि ये पार्टी बैंक के पास गई नहीं। तो आमतौर पर इस किस्म के जो चेक है इनको कहा जाता है ये अनप्रेजेंटेड चेक है। तो इनको कहा जाता है ये अनप्रेजेंटेड चेक्स, या इनको कहा जाता है ये आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं। यानी कि ऐसे चेक जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, हमने इशू कर दिया अपने पास कैश बुक में तो उसका रिकॉर्ड है, लेकिन बैंक के पास इसका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं, इसलिए कहा जाता है ऐसे चेक हैं जिनको अभी तक बैंक में पेश नहीं किया गया, अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाते हैं। तो अगर हम इसको रिकॉर्ड यहाँ पे कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लें तो जो फर्क है वो खत्म हो जाएगा। जो डिफरेंस आ रहा है, जो बैलेंस आ रहा है, वो बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और दोनों बुक्स सेम बैलेंस शो करेंगी। तो जब हमने इशू किया तो कैश बुक में तो हमने किसको किया, क्रेडिट साइड पे, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें, आप खुद को एज ए बैंकर समझें कि जब हम पेमेंट करेंगे, बैंक वाले पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी अगर कम होगी तो हम इसको करेंगे डेबिट। तो इसलिए जो रिकॉर्ड हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, बैंक में वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे। ये दोनों बुक्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं।
तो ये तो थी हमारी फर्स्ट रीजन। तो ऐसे चेक जिसको हमने इश्यू कर दिया है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है कैश बुक के अंदर, लेकिन बैंक में अगर उसका कोई रिकॉर्ड ना हो तो उसको कहा जाता है वो अनप्रेजेंटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं। इसी तरह से ये भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट है हमारे सामने, चेक रिसीव फ्रॉम बिलाल 30,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, कि हमने चेक रिसीव किया बिलाल से 30,000 का एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो हम अपने पास जब रिकॉर्ड करेंगे इसका, तो जब हम अपने पास इसका रिकॉर्ड करेंगे तो चेक रिसीव फ्रॉम बिलाल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया है, तो हमारे पास बैंक एसेट, एसेट में अगर इंक्रीज हो तो हम कहते हैं डेबिट, तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये वो चेक है जो हमने रिसीव किया था मिस्टर बिलाल से, उसको हमने अपने पास कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारे पास तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। हमने इस चेक को भिजवा दिया बैंक को, लेकिन फर्ज किया, हम अज्यूम करते हैं ये सारा काम जो हमने किया है, हम फर्ज करते हैं कि 29 जनवरी को चेक हमने रिसीव किया था मिस्टर बिलाल से, उसको डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। लेकिन कुछ चेक्स ऐसे होते हैं जिसको कहा जाता है वो आउट स्टेशन चेक हैं, ऐसे चेक जो हमारे शहर के नहीं, हमारे रीजन के नहीं, जिसका ताल्लुक जो है वो किसी और शहर के साथ है। फॉर एग्जांपल हम बाद में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो चेक आया है वो बेसिकली उस कस्टमर का है जो कि कराची के अंदर है या पेशावर में है या किसी और दूर दराज के इलाके में है। आजकल तो वैसे बहुत इजी है, आजकल तो वैसे सारी की सारा ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है, बहुत इजी है बैंक के लिए, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। लेकिन प्रीवियसली अगर देखा जाए तो बैंक वाले वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर कुछ टाइम लेते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए कि ये वाकई मिस्टर बिलाल ने चेक इशू किया था, मिस्टर बिलाल के अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है नहीं, तो वहां से जब तक वेरीफाई नहीं होती, अगर फर्ज किया हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एचबीएल के अंदर है, लेकिन हमें जो चेक रिसीव हमने किया मिस्टर बिलाल से वो हो सकता है कि यूबीएल से हो, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगता है, जिसमें एचबीएल वाले वेरीफाई करने के लिए भिजवाएंगे यूबीएल को, यूबीएल वाले उसको वेरीफाई करके वापस उसकी रिपोर्ट देंगे, एचबीएल को रकम ट्रांसफर करेंगे। तो ये सारे के सारे बैंक के इंटरनल प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। लेकिन हम इसी दौरान अगर स्टेटमेंट बैंक से निकलवा लें तो बैंक वाले तो शो करेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस है वो जस्ट हमारे पास जो शो हो रहा है वो 80,000 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर कैश बुक बैलेंस शो होगा 1,10,000। 130 में से 20 गया तो बाकी 110 बचा, तो हमारे पास कैश बुक शो करेगी 110 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पासबुक 80 आएगा। तो फर्क किस वजह से आ रहा है, डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, बेसिकली जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है उस चेक की वजह से है जो हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन बैंक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं अभी तक, बैंक वालों को अभी तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाती मिस्टर बिलाल के अकाउंट से, उस वक्त तक बैंक वाले हमारे अकाउंट को रकम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से डिफरेंस आ रहा है, इसी वजह से फर्क आ रहा है। तो इस किस्म के चेक्स को कहा जाता है कि अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, या इनको कहा जाता है ये अनडिपॉजिटेड चेक्स हैं, या इनका एक और नाम भी है, इनको कहा जाता है ये अनक्लियर्ड चेक्स हैं। ऐसे चेक जो बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए, ऐसे चेक जो अनडिपॉजिटेड है, बैंक ने हमारे अकाउंट को अभी तक डिपॉजिट नहीं किया अमाउंट, तो ऐसे चेक जो कि अभी तक बैंक को क्लियरेंस नहीं मिली तो अनक्लियर्ड चेक्स हैं। तो अनक्रेडिटेड चेक्स हो, अनडिपॉजिटेड चेक्स हो या अनक्लियर्ड चेक्स हो, इन सबके एक ही मीनिंग है कि ऐसे चेक्स हैं जिसका रिकॉर्ड हमारे पास कैश बुक में तो डेबिट साइड पे हो चुका है, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया। तो अगर इसको क्रेडिट कर दिया जाए, कहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाए, बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं इनको किया जाता है क्रेडिट, ये क्रेडिट होते हैं, और जबकि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, जबकि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं इसको हमने देखा था कि ये डेबिट किए जाते हैं। तो अगर ये डेबिट कर दिया जाए पासबुक के अंदर या बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स को अगर डेबिट कर दिया जाए और अनक्रेडिटेड चेक्स को अगर क्रेडिट कर दिया जाए, तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ये रिजॉल्व हो जाती हैं, इस तरह से जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। तो ये दो तो ऐसी चीजें थी जिसका रिलेशन पासबुक के साथ है कि हमने अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन बैंक में उसका रिकॉर्ड नहीं। तो अगर इनको करेक्ट कर लिया जाए तो इस तरह से जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो फर्क आ रहा है दोनों बुक्स के अंदर, वो फर्क खत्म हो जाता है। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं या अनक्रेडिटेड चेक्स हैं, ये कैश बुक में इनका रिकॉर्ड होता है लेकिन पासबुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसी तरह से कुछ ऐसे पेमेंट्स है जिसका रिलेशन पासबुक के साथ है
जबकि कैश बुक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, कि रकम जो हमने रिसीव करनी थी अपने किसी कस्टमर से, उसने बजाय हमें डिपॉजिट करवाने के डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में रकम भिजवा दी, हमें डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी। तो जब बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर होगी तो बैंक में तो हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन हमारे पास कैश बुक में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक बैंक से हमें इन्फॉर्मेशन ना आए। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, कुछ और रकम इंटरेस्ट के तौर पर बैंक ने हमें क्रेडिट की है, तो हमारे अकाउंट को तो होगा क्रेडिट, लेकिन हमारे पास कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इस तरह से डिविडेंड रिसीव, कि अगर कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स की फॉर्म में शेयर परचेज किए हैं, तो जिस कंपनी के शेयर परचेज किए हैं वो कंपनी ने जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया प्रॉफिट में से, डिविडेंड बेसिकली कहा जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू शेयर होल्डर्स, कि नफे का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाता है, डिविडेंड कहलाता है। तो डिविडेंड अगर बैंक हमारे लिए रिसीव करता है, हमारे अकाउंट में कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास बैंक अकाउंट में या हमारी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक है उसमें तो होगा क्रेडिट, लेकिन कैश बुक में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इस तरह से बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, तो अगर कलेक्शन के लिए बिल बैंक भिजवाए गए, बैंक वाले उसको अपने पास कर लेंगे क्रेडिट, लेकिन हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन जिसका रिलेशन बैंक स्टेटमेंट के साथ या पासबुक के साथ है। बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में तो उसका रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन हमारे पास कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो इसलिए इसको सही करने के लिए हमें अपने पास कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये जितनी भी अमाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर तो हो चुके हैं क्रेडिट, तो इसलिए हम इसको रिकनसाइल करने के लिए अपने पास कैश बुक करेंगे क्रेडिट। तो फर्क को खत्म करने के लिए हम अपने पास कैश बुक के अंदर इनको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन डेबिट साइड पे। तो इसलिए ये सारे के सारे अकाउंट ऐसे हैं जिनको हम करेंगे डेबिट, तो ये डेबिट किए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो कुछ हमारे पास पेमेंट्स हैं, बैंक चार्जेस, बैंक वालों के अपने चार्जेस हैं, उन्होंने कोई कलेक्शन चार्जेस, बिल की कलेक्शन के ऊपर चार्जेस काटे हैं। बिल्स पेबल पेड बाय बैंक, अगर हमने किसी को पेमेंट करनी थी तो हमने बैंक ने हमारे बिहाफ के ऊपर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन पेमेंट कर दी, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन पेमेंट मेड बाय बैंक। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस करके आए हैं, हम इस बात को जानते हैं कि बैंक एजेंसी का रोल प्ले करता है, बैंक एज ए एजेंट काम करता है। तो अगर हम बैंक को इन्फॉर्म कर दें, बैंक को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी जाए कि हमारे जो यूटिलिटी के बिल्स हैं, बिजली गैस टेलीफोन के बिल, उसकी पेमेंट कर दें, जब भी वो बिल आए तो उसकी आपने ऑटोमेटिकली पेमेंट कर दी है, या आप बैंक को मुख्तलिफ किस्म की पेमेंट्स के लिए कह सकते हैं। तो बैंक जब भी वो टाइम आएगा वो पेमेंट कर देगा। हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे करना है, तो अगर हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की हुई है तो जब भी उसकी प्रीमियम उसकी किस्त आएगी तो बैंक वाले उसकी पेमेंट्स कर देंगे। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स हैं जो बैंक वाले हमारे बिहाफ के ऊपर करते हैं। बैंक वाले जब भी पेमेंट्स करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर या पासबुक के अंदर उसको करेंगे डेबिट। क्यों? इसलिए कि उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, उनकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो बैंक वाले तो करते जाएंगे पासबुक के अंदर या बैंक स्टेटमेंट डेबिट, लेकिन जब हमें पता चलेगा तो फिर हम उसको करेंगे अपने पास क्रेडिट। तो इसलिए सारे के सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको हम करेंगे क्रेडिट, इनको क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा भी सम टाइम कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं, इस तरह से सम टाइम कुछ एरर हो सकती है, वो एरर वो गलती हमसे भी हो सकती है। हमारा जो कैशियर मेंटेन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, हमारा जो अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, उससे भी रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर मिस्टेक हो सकती है। इसी तरह से कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि बैंक भी कर सकते हैं। तो खैर उसको फिर हम जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगे तो फिर उसको हम देखेंगे उनको कैसे हमने एडजस्ट करना है। तो ये तो था आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मकसद क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों तैयार की जाती है। तो इसमें वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो फ़र्क है दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उसके साथ साथ हमने इसमें यह भी डिस्कस किया कि वो कौन सा मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से दोनों बुक्स आपस में मैच नहीं करती। तो उसमें हमने डिस्कस किया कुछ ऐसे चेक्स हैं जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं या अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं, ऐसे चेक्स जिसका रिलेशन कैश बुक के साथ है, हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया हुआ लेकिन बैंक के पास उसका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं, तो उस वजह से फर्क आ जाता है। इस तरह से फिर हमने देखा कि कुछ हमारे पेमेंट्स या कुछ हमारी वसूलियाँ ऐसी हैं जो कि बैंक वाले हमारे लिए करते हैं। बैंक स्टेटमेंट में तो उसका रिकॉर्ड होता है लेकिन हमारे पास कैश बुक में उसका रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसलिए फिर हमें उनको कैश बुक में एडजस्ट करना चाहिए। तो ये तो था इसका सिंपल इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन ये कि आखिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार कैसे किया जाए, हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कैसे तैयार करेंगे। तो यूजुअली आमतौर पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के 3 मेथड्स हैं, जिसमें स्टार्टेड विद कैश बुक और पासबुक बैलेंस के हमें एक बैलेंस बताया होगा कैश बुक का या पासबुक का, तो हम उस एक बैलेंस की मदद से, अगर कैश बुक का बैलेंस है तो उसकी मदद से हम पासबुक का बैलेंस फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हम फिर कैश बुक का बैलेंस फाइंड करेंगे। सेकंड हमारे पास आ रहा है एडजस्टेड बैलेंस मेथड,
केस में हम एडजस्ट करेंगे। हमारे पास दो बैलेंस दिए गए होंगे, कैश बुक का बैलेंस भी होगा और पासबुक का बैलेंस भी। दोनों को हम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट का जो बैलेंस आएगा वो सेम होगा, एक जैसा होगा। इस तरह से फिर हमारे पास थर्ड मेथड, रिवाइज कैश बुक मेथड। इस मेथड में सबसे पहले हम कैश बुक मेंटेन करेंगे, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी मदद से, और जो बैलेंस आएगा उसकी मदद से फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार की जाएगी। तो इंशाल्लाह इनको हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस की बात की गई है, तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस हमारे पास कितनी किस्म के हो सकते हैं। तो हमारे पास हो सकता है कि बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हो। तो अगर कैश बुक का बैलेंस होगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक, जो नॉर्मल बैलेंस है वो हमेशा होगा डेबिट। ये ऐसा बैलेंस है जो कि फेवरेबल है। इसी तरह से अगर अनफेवरेबल हो, तो अनफेवरेबल बैलेंस अगर कैश बुक का होगा तो कैश बुक का जो अनफेवरेबल बैलेंस है वो होता है क्रेडिट। इसी तरह से बैलेंस एज पर अगर पासबुक हो तो अपोजिट है, कैश बुक का अगर फेवरेबल डेबिट है तो पासबुक का जो फेवरेबल होगा वो होगा क्रेडिट। इस तरह से बैलेंस एज पर कैश बुक अगर क्रेडिट है तो पासबुक का जो अनफेवरेबल बैलेंस होगा वो होगा डेबिट। अब फेवरेबल बैलेंस से ये मुराद है कि ऐसा बैलेंस जो हमारी फेवर में, इसका मतलब है कि हमारी अमाउंट बैंक में मौजूद है। इसका मतलब है कि हमारी अमाउंट बैंक में मौजूद है, हमने बैंक से अमाउंट रिसीव करनी है। लेकिन अनफेवरेबल अपोजिट है, अनफेवरेबल से ये मुराद है कि ऐसा बैलेंस है जो कि हमारी फेवर में नहीं, हमने बैंक से विड्रॉ किया हुआ एक्सेस अमाउंट। तो ऑलरेडी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आमतौर पर बैंक जो कंपनीज हैं उनको एक लिमिट देते हैं, तो अगर हम उस लिमिट को यूज करते हैं, क्रेडिट लिमिट को, बैंक से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर बैंक से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए, कस्टमर के लिए, कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी। तो इट मीन्स कि वो रकम हमारी नहीं, हमने बैंक से कर्ज लिया हुआ तो वो हमारी फेवर में नहीं, तो अनफेवरेबल है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि बैंक बैलेंस हमारे पास 1,14,000 है। यहाँ पे लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, जबकि बैंक की जो डेबिट साइड है वो कम है। तो ये जो डिफरेंस 1,14,000 है, बेसिकली ये एक्सेस अमाउंट हमने बैंक से विड्रॉ की हुई है, निकलवाई हुई है, हमने 1,14,000 बैंक को पे करना है। ये हमारी फेवर में नहीं, इसलिए इसको कहा जाता है ये अनफेवरेबल है। इसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट भी। ये ओवरड्राफ्ट भी कहलाता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, हमने एक्सेस अमाउंट बैंक से विड्रॉ की है। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हम जानेंगे कि किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, इसके प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।